आज मैं ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स फॉर बिगनर्स की एक सीरीज लॉन्च कर रही हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों का ये सजेशन था कि मैं आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ और अपने टीचिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे ये हमें अफेक्ट करती है, इसको समझाऊँ। इसी कारण से आज इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज़ का लॉन्च हो रहा है। आज इसका एपिसोड 1 है। इसमें हम समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, कैसे ये हमें अफेक्ट करता है, किस किस लेवल पे ये हमें अफेक्ट कर सकता है और इसमें हम फ्यूचर में कितना आगे जाएंगे, कितना एडवांस लेवल पे जाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर। आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आपको सीखने में अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझसे मेल करके शेयर कर सकते हैं अपना फीडबैक। अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोसेस करते रहेंगे, आगे नए नए एपिसोड्स बनाते रहेंगे अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। जब हम कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, साइबर सिक्योरिटी में हम कहेंगे कि ये एक ऐसी टर्म है जिससे कि हम ये समझते हैं कि हमें कैसे किसी इंडिविजुअल को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस हाउस को या गवर्नमेंट को साइबर अटैक से कैसे हम सिक्योर करें। और क्योंकि हम सब साइबर वर्ल्ड में रहते हैं, 24/7 हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं। एक एक इंडिविजुअल के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इंफॉर्मेशन और बड़े लेवल पर डेटा शेयर हो रहा है, सारी बैंकिंग हमारी ऑनलाइन है। हम कैसे इसको अनऑथराइज एक्सेस से बचाएं, कैसे हम अपने डेटा को या इन्फॉर्मेशन को गलत हाथों में जाने से रोक सकते हैं। और हम ये भी समझेंगे आज कि साइबर अटैकर्स कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं अनऑथराइज तरीके से और कैसे वो इसका मिसयूज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना भूल गई कि इस कोर्स को करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। जिसको भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है वो इस कोर्स को कर सकता है। इसमें सिर्फ इतना है कि आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए सीखने की। बाकी हम बहुत ही धीरे धीरे और आसान तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। जब हम कहते हैं कि ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, तब साइबर सिक्योरिटी हम सबको 3 लेवल पे अफेक्ट करती है ब्रॉडली। उसमें इंडिविजुअल यानी पर्सनल लेवल पे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउस के लेवल पर, तीसरा है गवर्नमेंट लेवल पे। अब सबसे पहले हम अगर इंडिविजुअल की बात करें तब क्या होता है कि साइबर अटैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपनी आइडेंटिटी को सेव करना होता है, हमें अपने पर्सनल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सिक्योर करना होता है। अब जब हम पर्सनल लेवल में बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में जो रिस्क हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल का नुकसान या बहुत ही बड़े लेवल पे फाइनेंशियल लॉसेस भी हमें दे सकते हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार होते भी हैं। रोज़ हम मीडिया में न्यूज़ सुनते हैं। और हमारे क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस में या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर में भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। कोई भी चीज़ फुल प्रूफ कभी भी नहीं होती। साइबर अटैकर्स उसका फ़ायदा उठा के नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं। जब हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो हमारी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे हमारे एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स और से आपका आधार नंबर, और अगर आप दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तब सोशल सिक्योरिटी नंबर, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा, बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अगर ये गलत हाथों में जाती है तो इसके बहुत सारे रिपरकशन हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि पर्सनल लेवल पे ये हमें और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, तो सबसे पहले आता है इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में होगा क्या, जैसे हमने अभी समझा, आइडेंटिटी थेफ्ट में हमारे आईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गए, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आधार या फाइनेंशियल डेटा या लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अगर हम मल्टीपल ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तब मल्टीपल लॉगिन क्रेडेंशियल्स हुए, आपके बैंकिंग वेबसाइट्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हुए। साइबर अटैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स इस सब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं अनऑथराइज तरीके से और फिर हमें इम्पर्सोनेट करके कोई फ्रॉड कर जाते हैं। अब उनके पास ये डेटा आता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया, किसी बैंकिंग एग्जीक्यूटिव ने आपको विजिट किया और आपने उसको
केयरलेसली तरीके से डॉक्यूमेंट दे दिए। जैसे कि अगर आप हमेशा मेक श्योर करें कि अगर जब आप कभी कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जब आप उसको पर्सनल अटेस्ट कर रहे हैं, आपने साइन उस पर कर रहे हैं, तब आप उस पर रीज़न लिखें कि ये डॉक्यूमेंट आप उसे किस लिए दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ फॉर लोन तो लिखें लोन के लिए और उस पर्टिकुलर बैंक का नाम, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट कहीं और किसी भी तरीके से अगर कभी भी किसी भी कारण गलत हाथों में पहुंच जाता है उसका मिसयूज ना हो। दूसरा, अगर हम साइबर कैफ़े से अगर अपना इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं या किसी भी ओपन तरीके से, या हमने अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं ओपन छोड़ दिए या फिर हमने डस्टबिन में ही डाल दिए और उनको टीयर ऑफ नहीं किया, इस तरह से भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन साइबर अटैकर्स के पास पहुंच जाती है और वो आईडी थेफ्ट करके हमारी आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट करके फ्रॉड कर सकते हैं। सेकेंड लेवल का इसमें जब आता है वो है फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स में साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो डिसेप्टिव ईमेल्स या मैसेजेस बनाते हैं और इंडिविजुअल को ट्रिक करते हैं जिससे कि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनको बता दें, या फिर वो उनसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कोई मेल में लिंक भेज देते हैं। जैसे कि वो कह सकते हैं कि मैं सो एंड सो हूँ, या वो आपके किसी फ्रेंड का नाम ले सकते हैं और कोई मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे पैसे चाहिए, या फिर वो आपसे कहेंगे कि ये कोई बहुत फ्री सॉफ्टवेयर है, एक्चुअल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है और इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे सो ये आपको फ्री में डाउनलोड आप इसको कर पाएंगे। तो फ्री के चक्कर में हम उसको गलत सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और हमारी डिवाइस साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंच जाती है और वो इसका मिसयूज करके किसी भी तरह का हार्म हमें पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेलवेयर। मेलवेयर कैसे एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है और कैसे हम उसे अपने डिवाइस में अननोइंगली डालते हैं, यह समझते हैं। मेलवेयर का मतलब है मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेल प्लस वेयर, सो मेलवेयर यानी कि मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें आपके वायरसेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर ये सब आते हैं और ये आपके डिवाइसेस को अफेक्ट करते हैं और आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी कुछ आप एक्सेस कर रहे हैं अपने डिजिटल डिवाइस पे, साइबर अटैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स तक आसानी से पहुंच जाती है। होता क्या है, जैसे कि हमने अभी समझा कि फिशिंग में कि वो कोई डिसेप्टिव मैसेज उन्होंने क्राफ्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मेल भेजा, फ्री का सॉफ्टवेयर का लालच दिया, जैसे ही आपने वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किया, आपके डिवाइस के अंदर कोई वायरस या कोई रैंसमवेयर आ जाएगा। हो सकता है वो आपके पूरे डेटा को इनक्रिप्ट कर दें और आपको डेटा वापस करने के लिए आपसे कोई रैंसम की डिमांड करें। ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी आपसे नहीं कहें, कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में उन्होंने डाल दिया, आपको पता भी नहीं चला, और जो भी कुछ काम आप उस डिवाइस पे कर रहे हैं, जो भी कुछ आप टाइप करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन साइबर क्रिमिनल्स को चुपचाप तरीके से मेल होती रहती है। इस तरह से इंडिविजुअल्स को मैलवेयर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल को और कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो वो हमारा आता है अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स। अगर हम एयरपोर्ट पे हैं या फिर हमसे रेलवे स्टेशन पे हैं या फिर हमसे होटल में है कहीं और हमने पब्लिक वाईफाई से अपने डिवाइस को कनेक्ट किया है, उस केस में हमारे डेटा को बहुत ही आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है अगर किसी के पास प्रॉपर स्किल्स हैं। सो साइबर क्रिमिनल्स आपके डेटा को ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे से एक्सेस कर सकते हैं आपके डिवाइस को। उनको पता चल सकता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, क्या आपने इंफॉर्मेशन एक्सेस की है। सो अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये भी काफी हद तक हमें नुकसान पहुंचाते हैं और अगर इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पहुंच जाती है तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है साइबर सिक्योरिटी में कि इंडिविजुअल को और कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये वो है वीक पासवर्ड्स। जब हम वीक पासवर्ड्स की बात करें तो हम सबको पता है कि पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, 10 या 12 डिजिट्स का मिनिमम होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमें यूज करने चाहिए, पर फिर भी हम लापरवाही करते हैं। हमारे पासवर्ड बहुत इजी होते हैं, उनको कोई भी आसानी से गेस कर सकता है और ये बहुत ही हमने कॉमन अप्रोच देखी है। जब कोई साइबर इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है उसमें ये भी एक कॉज कई बार आया है निकल के कि पासवर्ड उनका बहुत वीक था। सो कोशिश करें कि आप कभी भी मल्टीपल अकाउंट्स पे सेम पासवर्ड नहीं यूज करें, आपका पासवर्ड इजी नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से बचा पाते हैं।
जब हम कह रहे हैं वीक पासवर्ड्स, सो फॉर एग्जांपल कोई साइबर अटैकर है, उसने आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम की, आपके ऊपर कुछ रेकी की, आपके से सोशल मीडिया को उसने एक्सेस किया और फिर वो आपके ईमेल को लॉग इन करना चाहता है, और अगर आपने वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया है, उस केस में वो लॉग इन कर जाएगा और लॉग इन करके आपके सारे डेटा, सारे ईमेल्स, सारी कम्युनिकेशन का एक्सेस वहां पहुंच जाता है और फिर वो उसको मिसयूज कर लेते हैं। सो वीक पासवर्ड्स के बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट सोचें कि इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करता है, वो है हमारा जब हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते। एक तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम कभी भी कोई पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज करें। दूसरा, अगर हमने हमारा जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस केस में जब भी कंपनी कोई पैच लॉन्च करती है, मेक श्योर कि आप उस पैच को डाउनलोड करें और अपने डिवाइस को अपडेट करें। आपका चाहे डेस्कटॉप, लैपटॉप है या फिर आपका मोबाइल है, आपको हमेशा अपने पैचेस अपडेट करने चाहिए। आप ये समझें कि पैचेस कोई कंपनी निकाल किस लिए रही है। वो इसलिए निकालते हैं कि उनको जब पता चलता है कि किसी सॉफ्टवेयर में कहीं कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई बग है, तो कंपनी इमीडिएटली उसको फिक्स करने की कोशिश करती है और फिक्स करके कंपनी उस सॉफ्टवेयर के पैचेस निकाल देती है। सो मेक श्योर कि आपके जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर का अपडेट अवेलेबल हो, आप उसको अपडेट करें। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमें कैसे ये और क्या चीजें हो सकती हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो साइबर क्रिमिनल्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें अटैकर्स इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म, वो चाहे फेसबुक है, आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, या फिर वो आपको कई बार फोन कॉल करके कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और आपको अननोइंगली आपको पता भी नहीं चल पाता है और आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। जैसे कुछ समय पहले मेरे पास किसी नोन का फोन आया, उनको किसी ने कॉल किया और बैंक से उसने कहा कि मैं उस सो एंड सो बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ और आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आपका कुछ चीजें सिक्योर करने के लिए हम आपको एक ओटीपी भेजेंगे, वो आप हमें ओटीपी शेयर कर दीजिएगा। अब वो समझ नहीं पाए और उन्होंने अपना ओटीपी शेयर कर दिया, बट एक्चुअल में क्या था, उन साइबर अटैकर्स के पास उनकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन थी और क्योंकि ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आना था, तो उन्होंने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके उनसे ओटीपी मांग लिया। सो इस तरह से भी साइबर फ्रॉड बहुत कॉमन हो रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं दें। दूसरा, एआई यूज करके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, वॉइस क्लोनिंग करके भी साइबर क्रिमिनल्स बहुत लोगों को ड्यूप कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे वॉइस क्लोनिंग से साइबर क्रिमिनल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारी ऑनलाइन प्रिवेसी। ऑनलाइन प्रिवेसी में कैसे हमें अफेक्ट कर सकता है या कैसे हम साइबर सिक्योरिटी आती है यहाँ पे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हैं और हम अपनी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो एक तरह से हम अपनी पर्सनल चीजों को ओपन कर रहे हैं पब्लिक में। अब ऐसे ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म की वजह से कई बार प्रिवेसी ब्रीचेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं वेकेशन पे किसी सिटी में हैं और आपने वहां पे शेयर कर दिया अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे कि आप 5 दिन तक इस पर्टिकुलर सिटी में रहेंगे, ये आपका प्लान है, और आपने फोटोग्राफ्स आपने डाल दिए। अब अगर कोई आपके पीछे है, आपकी कोई रेकी कर रहा है, उसको पता चल गया कि आप 5 डेज नहीं है, तो इस केस में आपके साथ कोई फिजिकल लेवल का भी क्राइम, जैसे से थेफ्ट आपके घर पे या ऑफिस में हो सकती है। दूसरा, वो किसी और तरीके से भी आपको हार्म पहुंचा सकते हैं जब उनको पता चल जाए कि आप सिटी में नहीं हैं। इसी तरह से आप उन्हें बता देते हैं कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को भी वो मिसयूज करके आपके किसी नोन को कॉल कर सकते हैं और उनसे फाइनेंशियल हेल्प क्लेम कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है जो इंडिविजुअल लेवल पे होती हैं। साइबर क्रिमिनल्स इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहें। मीडिया में जो भी न्यूज आप सुन रहे हैं इससे रिलेटेड, या साइबर पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल पे जो हम वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ, आप उन्हें देखते रहें
और अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखें। सो ये हमारी बात हुई कि इंडिविजुअल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, किस किस तरह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस के जो कस्टमर्स हैं उनका जो डेटा है और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन या कस्टमर्स की रेपुटेशन उसको सेफ गार्ड करना होता है। और ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज के ऊपर आती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क की बात करते हैं तब इसमें कई तरह के थ्रेट हो सकते हैं, जो कि उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर, या फिर हम बिजनेस के ऑपरेशंस जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उन सब के ऊपर रिस्क हो सकता है। इन रिस्क की वजह से फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, डेटा ब्रीचेज हो सकते हैं, लीगल लायबिलिटीज आ सकती हैं, या फिर कस्टमर ट्रस्ट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से फ्यूचर में और भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ कॉमन साइबर सिक्योरिटी रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच होता कैसे है? जब कभी कंपनी का कोई भी डेटा, जैसे उसके कस्टमर की इंफॉर्मेशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड हाथों में पहुंच जाती है, तब वो लोग डेटा को आपके पब्लिकली कर सकते हैं। इसको हम डेटा ब्रीच कहते हैं और इसकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है। कई बार हमने यहां तक देखा है जैसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो डेटा ब्रीच होता है उसको साइबर क्रिमिनल्स डार्क वेब पे डाल देते हैं और डार्क वेब पे डाल के वो उसको सेल करते हैं और फिर फर्दर वो और भी गलत हाथों में पहुंच जाता है। सो हम ऐसा नहीं कि एक बार इंसिडेंट हो गया तो वो रुक गया। अगर एक बार इंफॉर्मेशन लीक होती है तब वो कई जगह चली जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप ऑफ थ्रेट जो है वो रैंसमवेयर की है। रैंसमवेयर में क्या होता है कि जैसे कि आपके सिस्टम में कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया और उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, और फिर जो साइबर अटैकर्स हैं वो आपसे एक रैंसम की डिमांड करते हैं कि हम डेटा रिलीज तभी करेंगे जब आप हमें ये रैंसम दे देंगे, और अगर आप हमें ये नहीं पे करते तब आपका डेटा लॉस हो जाएगा या फिर हम डेटा को पब्लिक कर देंगे। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स। एक केस हुआ था दिल्ली में, यहाँ पे एक लैब का डेटा इनक्रिप्ट कर दिया गया। जब एम्प्लॉय सुबह आए, उन्होंने कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को डालने के लिए अपना सिस्टम खोला और डेटा एंट्री करनी शुरू की तो उनके सिस्टम पे लिखा आया कि योर डेटा इज इनक्रिप्टेड, और उसके बाद उनकी डिवाइस लॉक हो गई, वो उसमें कहीं कोई काम नहीं कर पाए और इसमें उन्होंने रैंसम मांगा था। फर्दर इस केस में इन्वेस्टिगेशन हुआ। सो ये हमारा रैंसमवेयर हुआ। अगर हम इसमें नेक्स्ट पे बात करें तो वो इसमें भी रैंसमवेयर अटैक्स फिशिंग अटैक्स होते हैं, जैसे कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे समझा था। फिशिंग अटैक्स में वो सेम ही तरीके से जैसे किसी एम्प्लॉय को कोई डिसेप्टिव ईमेल या मैसेज आ सकता है जिसकी वजह से वो अनऑथराइज एक्सेस डेटा की उनको मिल सकती है, या कोई मैलवेयर इन्फेक्शन आ सकता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय की डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और डेटा मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो थ्रेट इसमें आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं। कई बार से कोई एम्प्लॉय है वो नाराज है और वो रिजाइन करके जा रहा है या वो आपने उसको निकाल दिया है, तो कई बार वो गुस्से में भी ऐसा काम कर देते हैं कि आपका डेटा बाहर लीक हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कंप्लायंसेस होने चाहिए और आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए कि एग्जिट पॉलिसी, एम्प्लॉय एग्जिट पॉलिसी होनी चाहिए। सो फिशिंग अटैक इनसाइडर थ्रेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी मेलिशियस या कोई नेग्लिजेंट एक्शंस कई बार एम्प्लॉयज या कॉन्ट्रैक्टर या इवन थर्ड पार्टी वेंडर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ले लेते हैं, जिसकी वजह से डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इसी में जो नेक्स्ट हम ले सकते हैं वो थर्ड पार्टी रिस्क होता है। थर्ड पार्टी रिस्क की अगर हम बात करें, जैसे हमने वेंडर्स की बात की, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 और वेंडर्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कई बार नोइंगली या अननोइंगली भी डेटा उनसे लीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस। अगर हमारे एम्प्लॉयज प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, उनको साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता नहीं है, तब डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
फिर बात आती है आउटडेटेड सिस्टम्स अब अगर हमारे हैं, जैसे कि हम इसमें भी समझ रहे थे अपने इसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे कि अगर हमने अपने सिस्टम को पैच नहीं किया है तब इट इज हार्मफुल फॉर अस। सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर्स या फायरवॉल्स यूज कर रहे हैं या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं या आईडीएस आईपीएस और एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज कर रहे हैं और वो पैच नहीं है, सो उसकी वजह से आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और फिर किसी भी लेवल का हार्म फर्दर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है अनसिक्योर्ड आईओटी डिवाइसेस। अब हम आईओटी मीनिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और अगर हम आईओटी की बात करें तो सीसीटीवी है जैसे फॉर एग्जांपल। सो अगर आपके प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है तो वो भी एक एंट्री पॉइंट हो सकता है अटैकर्स के लिए। वो लोग उनको ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम सीसीटीवी को एक्सेस करते हुए फर्दर इंट्रूड करें ऑर्गेनाइजेशन में। सो जो हमारे आईओटी डिवाइसेस हैं वो अनसिक्योर नहीं होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई पेमेंट सिस्टम यूज कर रही है जहां पे आप कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या बैंकिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं, सो उन सब चीजों के लिए आपके पास में एक रेगुलेटरी कंप्लायंस है जो होना चाहिए, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। सो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो पेनल्टीज या लीगल इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में अगर प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट अगर हो गया, उस केस में आपके एम्प्लॉयज क्या एक्शन लेंगे, आप क्या करेंगे, ये होना बहुत जरूरी है। सो अगर आपके पास ऐसा नहीं होता, उस केस में ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रगल टू कंटेन एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ए ब्रीच। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। सो इन सारे रिस्क को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें कि एक रॉबस्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज हों, आप अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग रेगुलरली करें, स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स हों, आपके पास नेटवर्क मॉनिटरिंग हो, आपके पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होने चाहिए, रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट्स होने चाहिए, आप अप टू डेटेड रखें अपने सिस्टम्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें और साइबर सिक्योरिटी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए और आप एक प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करें जिससे कि आप अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। सो ये सब था ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट के लेवल पर। अब जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट में क्या साइबर सिक्योरिटी का रोल है या क्या करती है, इसको समझेंगे हम ऐसे कि गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पूरे कंट्री का डेटा है, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी भी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सेफ्टी है सिटीजन्स की, सिटीजन्स का वेलफेयर है। सो कई सारे लेवल पे साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है। जब हम रिस्क की बात करें साइबर सिक्योरिटी पे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, जैसे से गवर्नमेंट आपको कोई आधार कार्ड इशू करती है, आपको पैन कार्ड देती है या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आप इशू कराते हैं, तो इस सारे इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और सिटीजन्स की वेलबींग को। जब हम गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं तो इसके सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। पब्लिक ट्रस्ट भी इसमें आ जाता है। अगर आप ठीक से सिक्योर नहीं करेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट भी गवर्नमेंट के ऊपर से लोगों का चला जाता है। गवर्नमेंट ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाती, उनके डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज अफेक्ट होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के लेवल पर सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना, अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करके रखना और सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलबींग को इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब साइबर सिक्योरिटी रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट लेवल पर सबसे पहले आता है नेशन स्टेट थ्रेट्स। अब क्योंकि गवर्नमेंट साइबर अटैक्स फेस कर सकती है दूसरे नेशन से, हो सकता है किसी और नेशन का हमारी कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है या वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करना चाहते हैं
या फिर वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं और कोई अटैक, साइबर अटैक लॉन्च करना चाहते हैं। सो इस तरह के भी नेशनल लेवल थ्रेट्स साइबर सिक्योरिटी के हैं जो गवर्नमेंट फेस कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा ब्रीचेस गवर्नमेंट में भी होते हैं और बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन में समझा, उसी प्रकार से डेटा ब्रीचेस गवर्नमेंट के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। किसी भी गवर्नमेंट के डेटाबेस का अगर अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है, कोई ऐसा डेटा जिसमें कि सिटीजन्स का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, या कोई डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है, या कोई इंटेलिजेंस है, सो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी कई बार ऐसे डेटा ब्रीचेस की देखे गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, वो है एस्पियोनाज। ये एक इस तरह की कैंपेन्स होती हैं जिसमें कि गवर्नमेंट एजेंसी को ट्रैक किया जाता है, टारगेट किया जाता है। उसके लिए वो अटैकर्स कोई रैंसमवेयर यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से कोई टेम्पोरेरी शटडाउन हो सकते हैं, कोई डेटा लॉस हो सकता है, या फिर कई बार वो एक हेफ्टी रैंसमवेयर अमाउंट मांग लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स भी कई बार साइबर अटैकर्स चलाते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के उनके कई रीजंस हो सकते हैं, पर्पस हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी साइबर इनेबल्ड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, सो वो पब्लिक के ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सकती है। आपके इलेक्शंस जब होते हैं, तो अगर पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गया और किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से, सो लोग एक जेन्युइन कॉन्टेंडर को वोट नहीं देंगे और किसी रॉन्ग इंसान को अगर वो चूज कर लेते हैं, तो अगले कुछ सालों के लिए डेफिनेटली इसका नुकसान पूरे कंट्री को, पूरे मासेस को, सबको उठाना पड़ता है। सो ये बहुत ही कॉमन हमने देखा है कि बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स कई बार चलती हैं कि जिससे कि रेपुटेशन बनाई जाती है या रेपुटेशन बिगाड़ी जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रैंसमवेयर अटैक्स, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशंस के में भी समझा, ऐसे ही रैंसमवेयर अटैक किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही थी कि कोई टेम्पोरेरी शटडाउन हो गया या फिर से कोई डेटा लॉस हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती हैं। दूसरा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर होना चाहिए। अब क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं और कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर 100% साइबर सिक्योरिटी प्रूफ नहीं है। वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कई बार मैन्युफैक्चरर को नहीं पता चलता और साइबर अटैकर्स के उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पावर ग्रिड्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपके वाटर सप्लाई है। अगर इस तरह की इसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाएं तो पब्लिक सेफ्टी भी इंपैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एक आता है सप्लाई चेन रिस्क। सप्लाई चेन रिस्क में कैसे अगर हम इसको समझें तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसी है, वो रिलाय करती है टेक्नोलॉजी एंड सर्विस के लिए बहुत सारे सप्लायर्स पर, और अगर हमारा सप्लायर के पास में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, उसकी वजह से सप्लाई चेन जो है अफेक्ट हो सकती है और सप्लायर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करके ये सारा सिस्टम, पूरी चेन डिसरप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क सप्लाई है। मिल्क सप्लाई इंडिया में एक ऐसी इसेंशियल चीज है जो सबको रिक्वायरमेंट रहती है रोज। सो अगर कहीं कोई सिस्टम में कहीं किसी तरह का मैनिपुलेशन हो जाए, और क्योंकि सारे कंप्यूटराइज प्लांट होते हैं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये पूरा सप्लाई चेन रिस्क हो जाता है। या फिर किसी और बड़े मैन्युफैक्चरर, जैसे से कोई ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है या जहां पे व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर उनकी सप्लाई चेन रिस्क है। इस तरह की और भी हम कई सारे एग्जांपल्स अगर देखें तो जहां पर भी सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हो जाती है और उससे मासेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें हमारा इनसाइडर थ्रेट्स। जैसे कि बिजनेसेस में इनसाइडर थ्रेट्स होती हैं, उसी तरह गवर्नमेंट में भी कई बार इनसाइडर थ्रेट्स देखे गए हैं। सो कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई मेलिशियस एक्टिविटी जानकर या अनजाने में कर जाता है, या उसके कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी वजह से कोई डेटा लीक हो जाता है, या कोई एस्पियोनाज इवेंट हो जाती है, या कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो इसके बहुत ही जो रिपरकशंस हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करें, कुछ लीगेसी सिस्टम्स हैं। लीगेसी सिस्टम्स गवर्नमेंट में यूज हो रहे हैं
जो कि किसी समय पे कंप्यूटराइज करने के लिए कोई सिस्टम बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, पर फर्दर उसमें अपग्रेडेशन नहीं हुए। तो वो जो लेगेसी सिस्टम्स हैं, अगर उनमें कुछ वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं जो प्रॉपर पैच नहीं हुई है, तो वो अटैकर्स के लिए एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट क्रिएट कर सकती हैं। सो लेगेसी सिस्टम्स यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटरनेशनल कॉपरेशन का। कोलैबोरेशन और कॉपरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो जब इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल थ्रेट्स हैं, इसको भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर हम इन जो हमने रिस्क अभी डिस्कस किए हैं, अगर गवर्नमेंट को इनको मिटिगेट करना है, सो साइबर सिक्योरिटी को हमें वहां पर भी प्रायोरिटाइज करना होगा। जैसे कि और ऑपरेशंस डे टू डे के ऑपरेशंस हैं, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी एक फंडामेंटल एस्पेक्ट आज की डेट में है। इसमें हमें साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे, उसमें इन्वेस्ट करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होगा, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स हमारे होने चाहिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान प्रॉपर होना चाहिए, और एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, या हम कहें कि एक साइबर सिक्योरिटी कल्चर को डेवलप करना होगा। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स या बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, जो कई बार हम टीवी पे या एफएम पे भी सुनते हैं, बट वी नीड टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल, रिमोट से रिमोट एरिया में भी, क्योंकि डिजिटल डिवाइस हर जगह है। सो रिमोट एरिया में भी हमें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलानी होगी। दूसरा, कोई कंट्री हमें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा दे, तो हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन को भी ये पता होना चाहिए उसे कितनी इंफॉर्मेशन कहाँ कैसे शेयर करनी है। सो जब हम अगर ये देखें कि जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनकी जो इवॉल्विंग नेचर है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट को भी विजिलेंट रहना होगा, उनको अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी होंगी, जिससे कि जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, क्योंकि साइबर क्राइम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी भी इवॉल्व हो रही है, पर हम उनसे पीछे नहीं रहे, इसलिए हमारे स्ट्रेटेजीज भी रेगुलरली चेंज होते रहने चाहिए। सो ये था बेसिक कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और कैसे ये हमें 3 लेवल पे अफेक्ट करती है। 3 लेवल कौन कौन से? इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और गवर्नमेंट लेवल। सो एपिसोड 1 में हम आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम अपने डेटा के प्रोटेक्शन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग साइबर पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल, और आपका जो फीडबैक है या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।